मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आज प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 अंक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट भी करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को जो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ये प्रतियोगिता दर्पण का बहुत इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनके प्रतियोगिता दर्पण पूरे सिस्टम का, उनके पूरे जो भी उस सिस्टम में लगे हुए व्यक्ति हैं उनका मैं अनेक आभार व्यक्त करता हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप मेरे वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो इसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम एक बार फास्ट रिव्यू उसका करें तो आपको ये जो तथ्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वो पूरी तरह से आत्मसात हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में संपन्न। विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में भारत का 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन PBD कन्वेंशन मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर में संपन्न हुआ। प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ने और उनको आपस में जुड़ाव के अवसर प्रदान करने के लिए यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मंच है जिसका आयोजन अब 2-2 वर्ष के अंतराल पर होता है। कोविड-19 महामारी के कारण पिछला 16वां सम्मेलन जनवरी 2021 में वर्चुअल तरीके से ही आयोजित किया जा सका था, जबकि उससे पूर्व 15वां सम्मेलन जनवरी 2019 में यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आयोजित किया गया था। इस प्रकार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि यह 4 वर्ष के अंतराल के बाद एक भौतिक कार्यक्रम के रूप में यह आयोजित किया गया। ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, इसका थीम है डायस्पोरा, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 70 देशों के 3500 से अधिक प्रवासियों ने इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लिया। इस कन्वेंशन के तहत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य सुश्री जेनेटा मास्करेनहास युवा प्रवासी भारतीय दिवस में सम्मानित अतिथि थी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भी इसे संबोधित किया। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में 5 विषयगत पूर्ण सत्र संपन्न हुए। नवाचारों व नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका, अमृतकाल में भारतीय हेल्थ केयर को बढ़ावा देने में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका, भारत की सॉफ्ट पावर के लाभ और भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना आदि विषयों पर संपन्न इन सभी पूर्ण सत्रों में प्रख्यात प्रवासी विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हुए पैनल चर्चा की गई। सम्मेलन के अंतिम दिन 10 जनवरी को समापन सत्र को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों को आज वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण एवं अद्वितीय ताकत बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासी की सामूहिक शक्ति और क्षमता राष्ट्र के समावेशी विकास को कई गुना आगे बढ़ाने वाली ताकत होगी। उन्होंने प्रवासी परिवार के हर एक सदस्य से इस यात्रा में पूर्ण भागीदार बनने का अनुरोध भी किया। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में 210 देशों में लगभग 3 करोड़ 20 लाख भारतवंशी रहते हैं। भारत ने
9 से 11 जनवरी 2003 के दौरान पहला प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया था। इस सम्मेलन के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। आगे बढ़ते हैं। 1961 के बाद पहली बार चीन की जनसंख्या में गिरावट। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में 1961 के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट 2022 में आई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (NBS) के द्वारा 17 जनवरी 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 के अंत में मेनलैंड चीन की जनसंख्या 1.41175 अरब अर्थात 141.175 करोड़ थी, जबकि एक वर्ष पूर्व 2021 के अंत में यह 1.4126 अरब दर्ज की गई थी। इस प्रकार 2021 की तुलना में 2022 में चीन की जनसंख्या में 8,50,000 की कमी हुई। 1961 के बाद पहली बार 2022 में चीन की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 2022 में जनसंख्या घटने का कारण जन्म दर में गिरावट, जबकि 1961 में चीनी जनसंख्या में गिरावट का कारण तत्कालीन राष्ट्रपति माओ त्से तुंग की ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नीति को माना जाता है। GLF नीति के तहत एक ओर तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, वहीं दूसरी ओर कृषि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून पद्धति शुरू की गई थी, जिसमें कृषक सामूहिक रूप से खेती करते थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के दौरान भयंकर सूखे ने चीन में तबाही मचा दी, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2021 की तुलना में 2022 में कम शिशुओं का जन्म हुआ। ब्यूरो के अनुसार 2021 में देश में 10.62 मिलियन नवजात शिशुओं का पंजीकरण हुआ, जबकि 2022 में यह संख्या 9.56 मिलियन ही रही। ब्यूरो के अनुसार 2021 में वहां जन्म दर 7.52 प्रति हजार थी, जो घटकर 2022 में 6.77 प्रति हजार रही। इसके विपरीत 2022 में मृत्यु दर जहां 7.37 प्रति हजार दर्ज की गई, इसी प्रकार और जो 2022 के दौरान जन्म लेने वाले शिशुओं की तुलना में मरने वाले लोगों की संख्या अधिक रही। चीनी जनसंख्या में गिरावट का आर्थिक प्रभाव काफ़ी बुरा हो सकता है। चीन में अब जन्म लेने वालों की संख्या जहां घट रही है, वहीं बूढ़े होने वाले की जनसंख्या में वृद्धि होगी। इससे आने वाले वर्षों में कार्यशील जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन घटने लगेगी। इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जनसंख्या घटने की प्रवृत्ति पर अंकुश के लिए नीतिगत कदम चीन के द्वारा हाल ही के वर्षों में उठाए गए हैं। 35 वर्ष से चली आ रही एक बच्चे की नीति में ढील जहां 2016 में दी गई थी, जब 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति परिवारों को दी गई थी। 2021 व उसके बाद तीसरे बच्चे के लिए भी परिवारों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए नगद सहायता के साथ साथ करों में छूट भी अब वहां दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान। वर्ष 1988 के एक आपसी द्विपक्षीय समझौते के अनुपालन के तहत भारत व पाकिस्तान ने अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान 1 जनवरी 2023 को किया। राजनयिक स्तर पर किए गए इस आदान प्रदान के तहत भारत ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रतिनिधि को सौंपी, जबकि पाकिस्तान ने अपने ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी। इसके साथ ही दोनों देशों ने अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के नागरिकों की सूचियों का आदान प्रदान भी 1 जनवरी को किया।
परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के ऐसे आदान प्रदान के लिए दोनों देशों के बीच समझौता 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, जिसके तहत ऐसा पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को ये आदान प्रदान दोनों देशों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों के पासपोर्ट्स की वैश्विक रैंकिंग 2023। जापान व सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली भारतीय पासपोर्ट का 85वां स्थान। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की ताज़ा वर्ष 2023 की रैंकिंग ब्रिटेन की हेनले एंड पार्टनर्स शोध टीम के द्वारा 11 जनवरी 2023 को जारी की गई है। हेनले की पासपोर्ट रैंकिंग में विश्व के 199 देशों के पासपोर्ट शामिल किए गए हैं और यात्रा के 227 गंतव्यों में पहुंच सुविधाजनक होने के लिए रैंक इन्हें प्रदान की गई है। वर्ष 2023 के लिए हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जापान व सिंगापुर के पासपोर्ट का है, जो विश्व के 193 देशों गंतव्यों के लिए वीजा के बिना ही प्रवेश सुनिश्चित करता है। इस मामले में दूसरा संयुक्त स्थान दक्षिण कोरिया का, जिसके द्वारा 192 देशों गंतव्यों के लिए वीजा फ्री एंट्री संभव है।